प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक नई कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन ऐसा एक बिंदु है जिससे सभी विद्यार्थी परेशान रहते हैं। 2 अंक का आपका ये बिंदु रहेगा, 2 अंक आपके इससे संबंधित रहेंगे। 5 प्रकार के पत्र आपके आते हैं। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने जो रहती है कि एक तरीका याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। तो परीक्षा में कौन सा आ जाए ये हमारे मन में चलता रहता है, किस प्रकार से पत्र लिखें। तो कोशिश की हमने आपके लिए कुछ मैटर भी तैयार किया है और इसको मैं आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से हमें पत्र लिखना है, उसका प्रारूप कैसे बनाना, किस प्रकार से याद करना है। एक एक पत्र उदाहरण के रूप में लिया भी है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों, अभी हम पत्र लेखन की आज की हमारी कक्षा। देखो, पत्र लेखन, इसमें आप पे सबसे पहला जो आपका पत्र है वो है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र। देखो विद्यार्थियों, अर्धशासकीय नाम है, इसको अर्ध सरकारी भी कहते हैं। अर्धशासकीय और क्या नाम देते हैं? अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी पत्र। तो परीक्षा में यदि अर्ध सरकारी आता है तो भी आप यही करेंगे और अर्धशासकीय आता है तो भी यही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अर्ध सरकारी और अर्धशासकीय अलग अलग नहीं हैं, एक ही बात है। देखो, जब हम एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कोई पत्र भेजा जाता है किसी काम से और वहाँ पर काम नहीं होता, तो फिर उस कार्यालय से वापस एक पत्र जाता है जिसको हम बोलते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक बोल सकते हैं उसको, या फिर स्मरण पत्र, यानी उस काम की याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। और उसके बावजूद भी यदि काम नहीं होता तो वहाँ का जो स्टाफ होता है अपने अधिकारी को कहता है कि देखो, हमने एक पहले पत्र भेजा और उसके बाद में एक दूसरा पत्र हमने अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजा, उसके बाद भी वो जो कार्यालय है, वो विभाग है, हमारा ये कार्य नहीं कर रहा है। तो वहाँ का जो अधिकारी है वो अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ, उसके बराबर के अधिकारी को, दूसरे विभाग वाले अधिकारी को क्या करता है, एक पत्र भेजता है जिसमें उसका नामजद वो पत्र जाता है उसके अधिकारी के। यानी ऐसा पत्र जो जाता तो है नामजद, यानी हमारे सामान्य जो हम पत्र लिखते हैं उसकी तरह, लेकिन उसमें काम सरकारी होता है। मतलब पत्र तो नामजद जाता है, प्रिय योगेश जी, प्रिय महेश जी, नमस्ते, इस तरह के करके पत्र जाता है। हम सामान्य जो पत्र लिखते हैं अपने घरों में दोस्तों को, वैसे पत्र लिखा जाता है, लेकिन काम सरकारी होता है। इसीलिए वो पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी हो गया। मतलब काम तो हो गया सरकारी, ठीक है, और तरीका हो गया अपना निजी, यानी जैसे हम लोग दोस्त हों, आपस में जानते हों, इसलिए इसका नाम हुआ अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप ये इसमें होता क्या है, किस किस प्रकार से ये पत्र होता है, इसकी खास बातें आप देखेंगे भी। देखो, इसमें अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, इस प्रकार के पत्र तब लिखे जाते हैं जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। एक बात समझेंगे अच्छे से, पहले हमारे परीक्षा में तो केवल हमें पत्र ही लिखना है, लेकिन हम पत्र तभी लिख पाएंगे जब उसका हमारा बेस मजबूत होगा, हम उसकी मूलभूत बातों से परिचित होंगे। यानी पत्र हम केवल अभी फिलहाल एक ही पत्र पर पूरी तरह से हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, वो है अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। अब देखो, एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ये पत्र जाते हैं, एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में, ठीक है। अब जाते हैं तो ये अर्धशासकीय पत्र कब लिखे जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, कोई पत्र लिखा, उसके बाद काम नहीं हुआ, उसके बाद स्मरण पत्र लिखा याद दिलाने के लिए, तब भी काम नहीं हुआ, तो फिर उस विभाग का जो अधिकारी होता है, उस कार्यालय का जो अधिकारी होता है, वो दूसरे कार्यालय के अधिकारी को जब वो व्यक्तिगत रूप से आपस में जानते हैं तो पत्र लिख देता है अर्धशासकीय पत्र। इसमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और काम सरकारी होता है, इसलिए इसका नाम अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। मतलब काम तो सरकारी और जानते हैं व्यक्तिगत,
इसलिए अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी हो गया, आधा सरकारी और आधा वैसे व्यक्तिगत, इस तरीके से हो गया। तो एक खास बात क्या है, इस प्रकार के पत्र तब लिखे जाते हैं, मतलब कब लिखे जाते हैं, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। एक बात, इन पत्रों को लिखने का तरीका व्यक्तिगत पत्रों की तरह ही होता है। इन पत्रों को लिखने का जो तरीका है व्यक्तिगत पत्रों की तरह होता है, लेकिन इसमें काम सरकारी होता है। ये बात मैंने आपको अभी बता दी, काम सरकारी होता है, लिखने का तरीका व्यक्तिगत होता है, ये जानेंगे हम। इनमें अब इन पत्रों में होता क्या है, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे ऊपर प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम व पता होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, भेजने वाले का नाम और पता, और उसके बिल्कुल नीचे प्रेषक का नाम व पता, नीचे प्रेषक के नाम व पते के बिल्कुल नीचे, यानी भेजने वाले के नाम व पते के नीचे प्रेषिती का नाम व पता होता है। अभी हम आगे इसका एक प्रारूप देखेंगे। अभी तक आप याद क्या करेंगे, अर्धशासकीय पत्र में इधर कोने में सबसे पहले क्या होता है, भेज रहा है जो, जैसे हम भेज रहे हैं दूसरे विभाग को, हमारा पद नाम और पता, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका पद नाम और पता, इतना हमें याद रखना है, ये बाईं तरफ ऊपर होता है। इसके बाद पत्र संख्या व दिनांक लिखी जाती है, जो बीच में यह पत्र संख्या या दिनांक हो गई। इस प्रकार के पत्रों में महोदय नहीं लिखा जाता, बाकी अन्य सरकारी पत्रों में महोदय आता है, इसमें महोदय के स्थान पर प्रिय श्री लिखा जाता है। प्रिय भी लिख सकते हैं, प्रिय श्री भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक क्या बातें समझ में आई, जैसे मान लो ये एक अपना ये पत्र है, अभी आगे इसका प्रारूप मैंने बना रखा है, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले भेजने वाला, फिर पाने वाला, फिर पत्र क्रमांक, फिर दिनांक, और यहाँ पर महोदय की जगह क्या आ जाएगा, आप प्रिय श्री लिखा जाता है। और एक इसमें विषय वस्तु आएगी इसकी पूरी, जो जो बातें हैं वो खास खास जो है, क्या काम, किस काम से हमने पत्र लिखा वो, और इसके बाद लास्ट में जो भवदीय लिखते हैं हम, भवदीय की जगह इसमें क्या लिखा जाता है, आपका लिखा जाता है। इसमें क्या खास बात, आप देखो भवदीय और ये हम सामान्यतः प्रार्थना पत्रों में भी लिखते हैं, महोदय भी लिखते हैं, तो वही होते हैं, बस उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन हमें किस में करना, अर्धशासकीय पत्र में, क्योंकि ये पत्र क्या होते हैं, काम सरकारी, लेकिन लिखे जाते हैं व्यक्तिगत पत्रों की तरह। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों के, व्यक्तिगत पत्रों की तरह लिखे जाते हैं ये पत्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या क्या खास बात होगी इनमें, देखो एक बार फिर से हम इसका दोहरान करेंगे। इस प्रकार के पत्र तब लिखे जाते हैं जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। एक बात, इन पत्रों को लिखने का तरीका व्यक्तिगत पत्रों की तरह होता है, लेकिन इसमें काम जो है वो सरकारी होता है। ठीक है, इनमें सबसे ऊपर प्रेषक, यानी प्रेषक का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, भेजने वाला का नाम व पता होता है, और उसके प्रेषक के नाम और पता, यानी भेजने वाले के नाम और पता के नीचे किसका नाम होता है, प्रेषिती। प्रेषिती का मतलब होता है पाने वाला, जो इस पत्र को प्राप्त करेगा, प्रेषिती का नाम व पता होता है। इसके बाद पत्र संख्या व दिनांक लिखी जाती है, इसके बाद एक तरफ पत्र संख्या एक तरफ दिनांक लिखी जाती है। इस प्रकार के पत्रों में महोदय के स्थान पर प्रिय श्री लिखा जाता है, महोदय नहीं होता, महोदय की जगह क्या आता है, प्रिय श्री, और अंत में भवदीय की जगह क्या लिखा जाता है, आपका लिखा जाता है। कोशिश करेंगे इनको याद करने की। अभी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक प्रारूप देखते हैं, किस प्रकार से इसका एक प्रारूप हमें जानकारी करनी है, क्या शासकीय तो विशेषताएं थी, इसका प्रारूप देखेंगे। ये एक प्रारूप मैंने इसका तैयार किया है, इस प्रारूप को आप अच्छे से समझेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे बस उसी का, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अर्धशासकीय पत्र लिखेंगे। अर्धशासकीय लिख सकते हैं और अर्ध सरकारी भी लिख सकते हैं, हो सकता है परीक्षा में आपके अर्ध सरकारी के नाम से भी आ जाए, जो हमारी इच्छा हो जो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखो समझना इसको, हमने अर्धशासकीय अर्ध सरकारी कोई सा भी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ प्रेषक, प्रेषक का कौन होता है, प्रेषक भेजने वाला, यानी हम पत्र लिख रहे हैं तो हम, इसमें क्या हो गया, प्रेषक, तो हमारा नाम और पता हो जाएगा। यानी पदनाम क्या है, पदनाम होता है यहाँ पर, नाम नहीं होता, पदनाम हमारा क्या पदनाम है, किस पद पर है और कौन सा हमारा कार्यालय का पता है वो लिखेंगे। प्रेषित यानी जिसको मिलेगा उसका पदनाम और उसका पता। फिर यहाँ क्या करेंगे, पत्र क्रमांक और दिनांक लिखेंगे, ये चीज़ होगी दोनों। इसका इसके आगे हम एक प्रश्न लेकर इसका एक उदाहरण भी हमने तैयार कर रखा है, वो भी हम समझेंगे इस प्रकार से है। तो इसमें
पत्र क्रमांक और दिनांक। पत्र क्रमांक क्या होता है, इसमें आपने जैसे मान लो किसी कार्यालय से 20 नंबर का पत्र जा चुका तो 20 के बाद 21 हो जाएगा, /2020 इस तरह लंबा चौड़ा भी होता है, कार्यालय का नाम भी आता है, लेकिन सामान्य तो सीधा भी हम लिख सकते हैं। और प्रिय श्री यहाँ लिखेंगे, प्रिय श्री के बाद अगले व्यक्ति का नाम, ये देखो डॉट डॉट लगा, ये अगले व्यक्ति का नाम, बाकायदा नाम, पद नाम नहीं, नाम, जैसे रमेश है तो रमेश जी, सुरेश है तो सुरेश जी, यूँ नाम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ जो ये है, ये विषय वस्तु यानी जो भी मैटर हमारा है हम 5-7 लाइन में लिख देंगे। और यहाँ पे आएगा आपका लिखेंगे, हमारे हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे हमारा, और हमारा पद नाम लिखेंगे। नाम और पद नाम में क्या अंतर होता है, जैसे मान लो किसी का नाम सुरेश कुमार है और वो किसी जगह जनसंपर्क अधिकारी है, ठीक है, नाम क्या है सुरेश कुमार और क्या है जनसंपर्क अधिकारी, तो सुरेश कुमार तो उसका नाम हो गया और उसका पद नाम क्या हो गया जनसंपर्क अधिकारी। तो नाम और पद नाम में ये अंतर होता है, नाम है सुरेश कुमार, पद नाम है जनसंपर्क अधिकारी, इस प्रकार से ये आएगा। तो बात समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना। यदि अर्धशासकीय पत्र परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो प्रश्न कोई सा भी हो, लेकिन अर्थशास्त्र आपसे पूछ लिया गया, तो सबसे पहले आप अपना खुद का जो है नाम पता यहाँ डालेंगे, फिर जिसको वो पत्र भेज रहे हैं उसका नाम पता डालेंगे, फिर पत्र क्रमांक डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर प्रिय श्री लिखकर उनका नाम डाल देंगे, फिर यहाँ अपनी विषय वस्तु डालेंगे, फिर आपका लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपका पद नाम लिखेंगे। इतना काम करना है, कोशिश करेंगे आप ये याद हो जाए आपको। ये जो है वीडियो, इसमें से आप इस पैटर्न की स्क्रीनशॉट भी इस पैटर्न का ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अपनी कॉपी में उतार कर इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। अर्धशासकीय पत्र लिखा, इसके बाद यहाँ अर्धशासकीय पत्र, भेजने वाले का नाम पता, पाने वाले का नाम पता, पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रिय श्री, विषय वस्तु, आपका हस्ताक्षर, नाम और पद नाम, इस प्रकार से ये आपको याद करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में देखो इसका एक प्रश्न किस तरीके से आ सकता है वो आप देखेंगे। इसका जो प्रश्न है वो इस तरीके से आएगा, देखो, पेयजल की आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव की ओर से, इसमें से लिखना है भूल गए, विशिष्ट शासन सचिव की ओर से अजमेर मंडल आयुक्त को अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें पूर्ण विवरण भेजने के निर्देश हो। मतलब आपके पास दो आप कौन हो गए, आप हो गए यहाँ पर विशिष्ट शासन सचिव, ये आप हो गए, ठीक है, और आपको पत्र किसको भेजना है, अजमेर मंडल आयुक्त को भेजना है। अजमेर मंडल आयुक्त को तो हम पत्र भेजेंगे और हम क्या हैं विशिष्ट शासन सचिव, तो हम तो क्या हो गए, हम हो गए प्रेषक यानी भेजने वाले, और ये मंडल आयुक्त कौन हो गया, ये हो गया प्रेषिती यानी पाने वाला, ये पाने वाला हो गया, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र लिखना है जिसमें पूर्ण विवरण भेजने के लिए निर्देश हो। देखो समझेंगे बात को। अब इसमें नाम वगैरह नहीं दिए हुए, तो नाम हम लोगों को क्या करना है, काल्पनिक मानना है, हमारा खुद का नाम भी काल्पनिक होगा, भेज रहे हैं जिसका नाम भी काल्पनिक, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, विशिष्ट शासन सचिव, भेज किसको रहे हैं, अजमेर मंडल आयुक्त को। समस्या क्या है, पेयजल की आपूर्ति, ठीक है, और पूरा उसमें विवरण लिखना है। देखेंगे इसका एक पत्र किस प्रकार से हमने इसका पत्र है वो लिखा है, ये देखेंगे आप पूरा पत्र एक बार सामने आपके। प्रेषक, यहाँ मतलब प्रेषक नाम लिखकर हमने प्रेषक नाम भी लिखना आपको, विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर, ये इस पत्र को लिखने वाले हैं। विशिष्ट शासन सचिव, अब शासन सचिव जो होता है वो सचिवालय में ही होता है, शासन सचिवालय में, ये कॉमन सेंस की बात है, जयपुर हमने लिख दिया है यहाँ पर, विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर। ये क्या हो गया, ये हो गया भेजने वाला, किसको मिलने वाला है, प्रेषिती, प्रेषिती कौन है, श्रीमान मंडल आयुक्त अजमेर, इनको ये मिलेगा, तो ये क्या हो गया प्रेषिती। अब याद करें हमने जो पैटर्न बनाया था इसमें कि यहाँ भेजने, प्राप्त कर, भेजने वाला या पाने वाला, यहाँ पत्र क्रमांक या दिनांक या प्रिय श्री, यहाँ फिर विषय वस्तु, फिर नाम, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, इस तरह से बनाया था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर आ रही है। देखो पत्र क्रमांक आ गए यहाँ पर, ये 2005-2020, और यहाँ पर हम लोगों को दिनांक लिखनी है इसमें,
जो दिनांक इसमें यहाँ दे नहीं रखी, तो दिनांक भी यहाँ पर लिख देनी है। तो पत्र क्रमांक हो गया और यहाँ दिनांक हो गया। पत्र क्रमांक देखो 205/2020, 205, 206, 208 कुछ भी हम लिख सकते हैं अपने मन से, काल्पनिक से लंबा चौड़ा होता है पत्र क्रमांक, इस तरह से भी बनता है। जैसे इसका नाम ले लिया हमने वी इन विशिष्ट ऑब्लिक शासन, मतलब यूँ लंबा हो जाएगा, वो आप चाहें तो आप कर सकते हैं सचिव, ऐसे वी सा सी से, ऐसे इसका पहला अक्षर ले लिया, इसका पहला ले लिया, इसका ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये जयपुर का जय ले लिया, यूँ लेकर हम इसको बना सकते हैं, ये ऑब्लिक ऑब्लिक करके फिर 205/2020 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक बार कि यहाँ पर बस एक यहाँ जो पैटर्न में नहीं लिखा वो है इसकी दिनांक, दिनांक भी हमें लिखनी है। देखो भेज रहे हैं उनका पता, जिसको मिल रहा है उनका पता, ठीक है, यहाँ तक उनका पता, यहाँ पे पत्र क्रमांक और यहाँ पे दिनांक, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद प्रिय रमेश जी, अब ये रमेश जी हमने काल्पनिक लिया है। ठीक है, प्रिय के बाद यहाँ श्री भी आ सकता था, श्री ने भी आए, कोई दिक्कत नहीं, प्रिय श्री रमेश जी, प्रिय रमेश जी, ऐसा दोनों चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें यहाँ पे विषय वस्तु थी ये बीच में, और विषय वस्तु में क्या लिखा हो देखेंगे, हमारे कार्यालय के पूर्व पत्र में अजमेर मंडल के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति का निर्देश दिया गया था। कि हमने जो आपको पहले पत्र लिखा उसमें अजमेर मंडल के जो सभी जो जिले थे, अजमेर मंडल में जैसे 4 जिले इसमें आते हैं, भीलवाड़ा भी आता है, टोंक भी है, अजमेर है, नागौर है ना, उन जिलों में सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। गर्मी में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, सरकार की ओर से भी पेयजल समस्या के समाधान के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मन से लिख रहे हैं हम ये चीज़ें कि पेयजल की बात है तो कि पेयजल के लिए हमने पहले आपको एक पत्र लिखा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ने भी पेयजल आपूर्ति के लिए कहा, हमारे सभी जिलों में पेयजल चाहिए, है ना। ऐसे अजमेर मंडल के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति के व्यय का विवरण भी यथाशीघ्र भेजें। इन्होंने ये भी कहा कि आप आपूर्ति करिए इसकी पेयजल की, और जो खर्चा है उसका भी आप हमें विवरण भेजिए। कुल मिला पेयजल आपूर्ति के संबंध में बात लिखिए, अपने मन से थोड़ा चेंज भी हो सकता है। फिर ये आपका लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं, देखो हस्ताक्षर लिखकर, हस्ताक्षर मैंने कर दिया, हस्ताक्षर आप नहीं लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर कोई भी सिंबल यू बना देंगे, और यहाँ पे नाम लिख देंगे, मनगढ़ंत नाम होगा यहाँ, कोई भी उस जो शासन सचिव है उसका विशिष्ट शासन सचिव। तो साथ थोड़ा बहुत विद्यार्थी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि अर्थशास्त्र पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे कि प्रेषक, प्रेषिती, प्रियश्री, नहीं पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रियश्री, विषय वस्तु और आपका हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर और फिर पदनाम, और नाम और पदनाम, या दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नाम भी, और ये नाम है और ये पदनाम है। इस प्रकार से यहाँ केवल आपको पदनाम ही और पता ही आएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं अर्धशासकीय पत्र। ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे प्रकार का हम पत्र लेने वाले हैं, वो है निविदा। तो निविदा पत्र है ना, वो क्या होता है? देखो विद्यार्थियों, ये जो निविदा है इसके बारे में देखो कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं थोड़ी बहुत आपको सामान्यतः बता देता हूँ। कोई भी सरकारी कार्यालय होता है, अब जैसे हम घरों में काम कराते हैं वैसे सरकारी कार्यालयों में भी काम होते हैं। घरों में हम जैसे कोई कमरा बनवा रहे हैं तो हमारी इच्छा हुई, हमने किसी कारीगर को बुलाया, और उस कारीगर को बुलाने के बाद किसी मिस्त्री को, कारीगर को, ठेकेदार को, उनको हम बुलाते हैं और उनको पूछते भाई कमरा बनाना है, वो कहता है बना देंगे, कितना खर्चा आएगा, वो बताता है इतना खर्चा आएगा। फिर हम उससे कई तरह की बात करते हैं, अच्छा मटेरियल हम देते हैं तो क्या होगा, बोले इतना लगेगा, आप लोगे तो इतना होगा, कितने दिन में बना दोगे, इतने दिन में, बुलाकर उसको भेज देते हैं। दूसरे को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं सारी बातें, और फिर हमें जो उनमें 2-3 में से जो अच्छा लगता है, सही रेट में जो बना रहा है, सही समय पे जो बना के दे रहा है, सही काम करने का जो वादा कर रहा है, हम उसको वो काम दे देते हैं। ये तो हुई हमारे घर की बात। अब सरकारी कार्यालयों में अगर ये काम करना है तो हम सीधे सीधे यूँ नहीं, किसी एक को बुला लिया, दूसरे को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया और करवा लिया। छोटे काम होते हैं, 1000-2000 रुपये के होते हैं, तब हम इस तरह से करा सकते हैं वहाँ भी। लेकिन जो बड़े स्तर के काम होते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि कोई आदमी अपने जानकार को भी दे दे। सरकारी पैसा होता है, इसलिए उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इसके लिए एक निविदा जारी की जाती है। यानी मान लो हमें कोई हमारा विद्यालय है या हमारा एक कार्यालय है, उसमें कमरा बनवाना है या उसमें फर्नीचर लगवाना है, फर्नीचर जो है उसको सही करवाना है, या फर्नीचर जो पुराना पड़ा उसको बेचना है, ऐसे कई प्रकार के काम होते हैं। तो उसके लिए हम जारी करते हैं क्या, उसके लिए जारी करते हैं निविदा, निविदा जारी करते हैं। ठीक है, अब निविदा क्या होती है, देखो
अब इसमें एक खास बात बता रही है, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा निर्माण कार्य को संपन्न कराने, मतलब कोई कमरा बनवाना है, कोई लेब बनवानी है, कोई और शौचालय बनवाना है, मूत्रालय बनवाना है, ठीक है, फर्नीचर और अन्य सामान बनवाना है, किसी प्रकार के सामान की आपूर्ति करवानी है, तो आदि के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को सूचना देने के लिए जो प्रस्ताव आमंत्रित की जाते हैं उन्हें निविदा कहते हैं। तो देखो, जैसे मान लो अपना कोई कार्यालय है, सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी यानी प्राइवेट भी हो सकता है। मान लो हमें कमरा बनवाना है या फर्नीचर बनवाना है, कोई और सामान हमें चाहिए, स्टेशनरी सामान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, समाचार पत्रों में एक निविदा, आप देखना समाचार पत्रों में निविदाएं आती ही रहती हैं। निविदाएं देखने से भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कैसी होती है, लेकिन आप अभी से तैयारी करेंगे, अभी से देखेंगे, पता चलेगा। परीक्षा के समय हम भी अखबार ढूंढने वाले ये बात करेंगे तो सही नहीं है, अभी हम देख कर उसको समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें वो कमरा सही रेट में बन जाए, हमें फर्नीचर जो चाहिए, हमें कम से कम रेट में अच्छा फर्नीचर बने हमारे लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, समाचार पत्रों में निविदा जारी कर देते हैं। अब निविदा में क्या होता है कि अगर कोई छोटी धनराशि होती, मान लो 2-4-5 हज़ार रुपये का काम है, तो उसके लिए निविदा जारी नहीं करेंगे। उसके लिए अखबार में डालने के हमें 2-3 हज़ार रुपये लग गए, फिर उसको करवाएंगे तो महंगा हो गया, इसलिए हम उसके लिए निविदा जारी नहीं करेंगे। हम उससे संबंधित 5-7 व्यक्तियों को फ़ोन करेंगे या बुलाएंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे और वो आ जाएंगे, जब उनसे बात कर लेंगे, वो कहेंगे हाँ मैं इसको इतने रुपए में कर दूंगा, तो जो सही रेट में करेगा उसको दे देते हैं। लेकिन बड़े स्तर के काम, कई लाखों रुपए के काम होते हैं, उनमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को बुलाया दे दिया, फिर वो तो हो गया कि ये जानकार आदमी है, इसका कोई कमीशन होगा, इसलिए ऐसा चलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समाचार पत्रों में एक निविदा जारी करते हैं। समाचार पत्र में हम क्या करते हैं, पूरा बताते हैं कि हमें इस कार्यालय के लिए फर्नीचर बनवाना है और इतना फर्नीचर बनवाना है, जो भी व्यक्ति ये फर्नीचर बनाने के लिए इच्छुक हो, वो इतनी तारीख को इतनी बजे जो निविदा आमंत्रित की गई है उसमें अपना एक फॉर्म है, ये भरकर इतने रुपए इसके जमा कराकर यहाँ पे आ जाए। इस तरीके से हम करते हैं। तो वो फिर उस दिन, जिस दिन फिर वो बोली लगती है उनकी निविदाओं में, फिर बताते हैं कि हम इतने में करेंगे, जो सबसे सही होता है उसको हम वो टेंडर दे देते हैं। इस प्रकार से चलता है। तो देखो, निविदा 2 प्रकार की होती है, एक सीमित और एक खुली। सीमित को बंद भी कहते हैं। जैसे कम जो पैसे की होती है उसको सीमित कहते हैं, ज़्यादा की होती है उसको। देखो, सीमित या बंद निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होती है। कम धनराशि के कार्यों के लिए सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है, वो यूं ही हम बना के लेटर भेज देते हैं। खुली निविदा अधिक धनराशि के कार्यों के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। खुली निविदा की ही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, बंद निविदा की बात नहीं कर रहे कि खुली निविदा किस प्रकार से लिखी जाती है। देखेंगे इसमें आगे, इसका प्रारूप देखेंगे तो आप समझे होंगे निविदा क्या होती है। कि हमें कोई फर्नीचर बनवाना है, फर्नीचर बनवाना है तो क्या करेंगे, हम फर्नीचर बनवाना है तो उसके लिए हमने जैसे एक निविदा बनाई, एक पैटर्न बनाया, अखबार में डाल दिया। अखबार में जो डालने वाला ना, वो चीज़ ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अखबार में डालने वाली स्थिति है। ठीक है, क्या होता है इसमें देखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे निविदा सूचना। ठीक है, अपने कार्यालय का नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे, अपने कार्यालय का नाम और पता दोनों हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे, वही पत्र क्रमांक ही है, ये पत्र क्रमांक और क्रमांक एक सी बात है, और इसकी दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ निविदा संख्या, निविदा संख्या देखो क्या होती है। मान लो हमने इससे पहले 10 निविदाएं डाल दी, तो ये कितने नंबर हो गई, 11 हो गई। पत्र क्रमांक मान लो अपने 202 पत्र क्रमांक हो गए, तो ये 203 हो गए। दिनांक आज की, इसमें जो भी जिस दिन भी डालते हैं वो दिनांक हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं निविदा सूचना, वो अर्थशास्त्र के बिल्कुल अलग पैटर्न था। देखो, निविदा सूचना, कार्यालय का नाम, पता, पता भी इसके नीचे लिखेंगे, कार्यालय का नाम क्या है, मतलब कौन सा कार्यालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्या है, जो भी है अपना लिखेंगे और पता लिख देंगे, क्रमांक लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर निविदा संख्या, इसके बाद ही विषय वस्तु कि हम इतने तारीख को हमें फर्नीचर की व्यवस्था करानी है, फर्नीचर के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, वो सब बातें इसमें लिखेंगे। और इसके बाद ही लिखेंगे निविदा विवरण इस प्रकार है, निविदा का विवरण जो है वो लिखेंगे कि निविदा विवरण इस प्रकार क्या है। देखो, निविदा को किस प्रकार ये विवरण लिखते हैं ये देखेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। पहले इसमें सबसे पहले क्रम संख्या 1 2 3 4 यूँ चलेगा। विवरण यानी क्या चीज़ हमें बनानी, जैसे हमें फर्नीचर बनाना है तो हम यहाँ पर फर्नीचर लिखेंगे। ठीक है, अनुमानित राशि कि हम कितने रुपए का फर्नीचर बनाना है, जैसे हम 1 लाख रुपए तक का फर्नीचर बना रहे हैं, 2 लाख का बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हम लोग इसमें राशि लिखेंगे। धरोहर राशि,
धरोहर राशि मतलब यह है कि आप लोगों को कितने रुपए जमा कराने, 5,000 या 10,000 या 2,000 या 5,000। ये धरोहर राशि क्या होती है समझना, और ये अनुमानित राशि क्या होती है। हम फर्नीचर बनवा रहे हैं हमारे विद्यालय के लिए, विद्यालय से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। हम हमारे विद्यालय के लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं। हमारे विद्यालय में 400 बच्चे हैं, 400 बच्चों के लिए हमें फर्नीचर, टेबल और कुर्सियाँ बनवानी है, ठीक है। अब हमने इसके लिए देख लिया कि हम वो फर्नीचर जो बनाएंगे वो 5 लाख रुपए की लागत का फर्नीचर होगा, ठीक है। 5 लाख रुपए का हो सकता है, 2 लाख रुपए का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है। तो मान लो 5 लाख रुपए का फर्नीचर हो गया, तो इसमें अनुमानित राशि लिखेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख हमने लिख दिया। अब धरोहर राशि का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति उस निविदा में शामिल होना चाहता है, जो भी व्यक्ति ये टेंडर अपने नाम लेना चाहता है, उस निविदा में शामिल होना चाहता है, उसको यहाँ पर 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। ये 5,000 रुपये जमा कराने का मतलब क्या होता है, अगर ये 5,000 रुपये की राशि हम नहीं रखते हैं, 5,000 10,000 की, तो क्या होता है कि सभी व्यक्ति उसमें आमंत्रित हो जाएंगे, फिर हमारे लिए भीड़ हो जाएगी, काम मुश्किल हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इच्छुक हो केवल वही आए, इसके लिए हम इसके लिए एक धरोहर राशि का निर्धारण किया जाता है। 5,000 रुपये जो जमा कराएगा वही उसमें शामिल होगा। ये 5,000 रुपये की राशि क्या होती है कि ये धरोहर राशि होती है, ये हम उनसे लेते नहीं है, एक बार के लिए लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो जैसे 20 आदमी आए और उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की राशि जमा करवा दी, तो हमने क्या करा, 20 आदमियों से जो भी निविदा में आ रहे हैं, भाग लेना चाहते हैं, उनसे 5-5 हज़ार रुपये ले लिए। अब मान लो फिर जब फर्नीचर की सारी बात हो गई, सारा प्रोसेस हो गया, लास्ट में हमने एक आदमी को टेंडर दे दिया, उसका ठेका दे दिया कि ये आदमी सबसे अच्छे कम रेट में बना रहा है, उसको दे दिया। बाकी जो 19 आदमी हैं उनको उनके 5-5 हज़ार रुपये वापस दे दिए जाएंगे, और जो आदमी जिसको टेंडर जारी हुआ उसके वो 5,000 रुपये उसके बाद के हिसाब में कम कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से चलता है, ठीक है। निविदा खोलने की दिनांक इसमें लिखते हैं कि जैसे मान लो आप आज जैसे 1 तारीख है, हम 1 तारीख को ये कर रहे हैं, 2 तारीख है, 5 तारीख है, जो भी हमारी आज की तारीख है उसको यहाँ लिखेंगे। और मान लो उसके 5 दिन या 10 दिन बाद, जैसे आज मान लो 5 तारीख है, 5 तारीख को हमें पत्र ये निविदा लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम 10 तारीख की डेट डाल, जैसे 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2020, और यहाँ मान लो 10 अगस्त 2020 को क्या हम निविदा खोलेंगे। किसके नाम, उस दिन सब व्यक्तियों को यहाँ उपस्थित होना है और अपने लेटर बना के लाएंगे कि हम क्या कितने राशि का काम, कितने रुपए में ये काम कर देंगे। और निविदा प्रपत्र शुल्क, एक शुल्क जो एक प्रपत्र का मतलब फॉर्म जो देते हैं उनको, उसके 100 रुपये या 50 रुपये इस तरह से एक शुल्क निर्धारण होता है। ये वापस नहीं मिलता उनको, ये सभी से लेते हैं, ये 100 रुपये 50 रुपये ये हम शुल्क लेते हैं उस फॉर्म देने के और उसको भर कर लेने के। और ये धरोहर राशि जो है ये वापस दे दी जाती है। इस प्रकार से ये चलता है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे निविदा सूचना, फिर कार्यालय का नाम पता, ठीक है, वहाँ प्रेषित तीर अलग चलता था, यहाँ कार्यालय का नाम पता, निविदा सूचना, क्रमांक और यहाँ दिनांक दोनों लिखेंगे, और यहाँ विषय वस्तु आ जाएगी, और ये धरो इसका विवरण। यहाँ ये विवरण हमें थोड़ा सा याद करना है, पहले क्रम संख्या, फिर विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा खोलने की दिनांक और शुल्क जो निविदा प्रपत्र का है वो, ये सब इसमें आएगा। और इसके बाद हस्ताक्षर और पद नाम प्रेषक, हस्ताक्षर करेंगे जो भेज रहा है उसका पद नाम, जैसे मान लो कोई अधिकारी है, जो भी जाने, अपने विद्यालय की बात करते हैं, प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य, हस्ताक्षर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी आपका गांव है उसका नाम होगा। इस प्रकार से भी ये लिखते हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों कि देखो किस प्रकार से पहले निविदा सूचना, कार्यालय का नाम पता, इधर क्रमांक उधर दिनांक, फिर निविदा सूचना संख्या, ये भी ध्यान रखने की बात है, ये निविदा सूचना संख्या, विषय वस्तु, और फिर ये इसका विवरण और हस्ताक्षर, इस तरह से इसका पैटर्न बनता है। तो देखेंगे इसके बाद में हम इसमें एक निविदा जो है हमने लिख कर, इसमें एक प्रश्न देखो पहले इसका, ये थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये प्रश्न जो है इस तरह से है। देखो, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की ओर से एक निविदा सूचना पत्र तैयार कीजिए, फर्नीचर और स्टेशनरी क्रय करने का विवरण है। ये प्रश्न किस तरह का है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कौन है? जो हमारी किताबें छापते हैं ना, ये कक्षा 8 तक की जो पुस्तकें हैं वो यहीं से प्रिंट होती हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, उनके सचिव हैं, उन्होंने एक निविदा सूचना पत्र तैयार कर रहे हो। फर्नीचर और स्टेशनरी खरीदनी है उनको, फर्नीचर खरीदना है, स्टेशनरी खरीदनी है, फिर उसे वो बुक्स वगैरह बनाते हैं। तो ये तो ही निविदा। अब इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे आप, किस प्रकार से इसको लिखना है।
ये देखें आप इसको, ये आधा ही है, इसमें अभी आधा आगे आएगा। देखो पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं निविदा सूचना, फिर अपने उस कार्यालय का नाम पता हो गया, अभी आ रहा था कार्यालय का नाम पता, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, पत्र क्रमांक ये देखो 207/2020, दिनांक 26 जुलाई 2020, हमने 4-5 दिन पहले तैयार कर लिया था। देखो निविदा संख्या मान लो 21 नंबर की निविदा है, 2020 में है, तो इस तरह से पहले निविदा सूचना, कार्यालय का नाम पता, पत्र क्रमांक, दिनांक और निविदा संख्या। अब देखो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को फर्नीचर एवं स्टेशनरी सामान की पूर्ति हेतु सामान निर्माताओं और प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यानी इसमें आया कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है, इसको फर्नीचर खरीदना है, स्टेशनरी सामान की आपूर्ति करानी है, तो वो सामान बनाने वाले लोगों से या बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं जो बनाते नहीं लेकिन बेचते हैं, उनसे निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं निर्धारित तिथि को 2 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी। मतलब जो आप लोग जो भी फॉर्म लाओगे इतनी तारीख को 2 बजे तक आएंगे, इसमें डेट वगैरह नीचे आएंगी। निर्धारित तिथि को ही निविदा शुल्क और धरोहर राशि का चेक ड्राफ्ट जमा कराने पर ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा। इसमें ये भी बता दी कि उस तारीख तक हमें एक तो धरोहर राशि और एक जो अपना जो प्रपत्र जो शुल्क का जो राशि है, जो 100 रुपये 50 रुपये शुल्क के लेते हैं वो, और जो धरोहर राशि 5,000 10,000 20,000 जो लेते हैं वो जमा कराने पर ही आप इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। निर्धारित तिथि को ही 3 बजे बाद निविदाएं खोली जा सकेंगी। भाई आप इतनी तारीख को 2 बजे तक तो जमा करा दो और 3 बजे खोल देंगे, क्योंकि ये एक ही दिन में सारा काम कर लेते हैं, उसी दिन आते हैं लोग देते हैं और उसी दिन निविदा कर देते हैं। और निविदा विवरण इस प्रकार है, अभी तक देखेंगे निविदा सूचना, पता, पत्र क्रमांक, दिनांक और निविदा संख्या, यहाँ पर ये ध्यान रखना, और ये इसका जो विषय वस्तु है वो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसका विवरण किस प्रकार से लिया है, 2 पेजों में आया है ये, बाकी आप लोगों को 1 पेज में ही लिखना है परीक्षा में। देखो इसका विवरण दिया कि फर्नीचर की आपूर्ति करानी है, 5 लाख रुपए की अनुमानित राशि का काम है, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का काम है, अनुमानित है, इसमें वो लोग फिर बताते हैं कम या ज़्यादा। धरोहर राशि 10,000 रुपये जमा कराएंगे। 20 अगस्त 2020 तक हम लोग निविदा खोलेंगे, 20 अगस्त 2020 को खोलेंगे, मतलब 2 बजे तक आपको ये सारा काम करना है, 3 बजे निविदा खोल देंगे, ये भी ऊपर लिखा हुआ था। और 100 रुपये की राशि आपको शुल्क की जमा करानी है, प्रपत्र की, यानी इस फॉर्म की शुल्क जमा कराना है। फर्नीचर की आपूर्ति करनी है, 5 लाख रुपए के लगभग फर्नीचर है, 10,000 रुपये धरोहर राशि है, 20 अगस्त 2020 को निविदा खोलेंगे, 100 रुपये की शुल्क राशि आपकी लगेगी। 100 रुपये जो जमा करा देगा, 10,000 रुपये जमा करा देगा, फॉर्म भरकर दे देगा, उसको निविदा में 20 अगस्त को भाग लेना है। स्टेशनरी सामान की आपूर्ति करानी है, 1.5 लाख रुपए के लगभग 1,50,000 रुपये की राशि का अनुमानित है, 5,000 रुपये उनको जमा कराने हैं, 20 अगस्त को ही खोलेंगे, 50 रुपये शुल्क रखा है, ये हो गया। और हस्ताक्षर और सचिव के यहाँ हो जाएंगे, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के। इस प्रकार से निविदा लिखी जाती है। और अब ये निविदा लिखने का तरीका है, इसके बाद लोग आते हैं, निविदा में भाग लेते हैं, निविदा जारी हो जाती है, फिर किसी एक को टेंडर दे देते हैं और वो उस काम को शुरू कर देता है, वो अलग के आगे के प्रोसेस हैं, लेकिन ये निविदा लिखने का तरीका था। तो आज की जो कक्षा थी हमारी, हमने 2 पत्र इसमें ले लिए, अब ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, आप लोगों को याद नहीं रहेंगे। कोशिश करें आप इस वीडियो को देखकर इन 2 पत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद आगे 3 पत्र और हैं जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में उनको पढ़ लेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, आपने ध्यानपूर्वक सुना और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि ये नंबर भी आपके किसी स्थिति में नहीं कटें, कम भी नहीं आए, पूरे 2 में से 2 आपके आ जाएं। इस तरह आप इन पत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।